अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का दिलसोज वाक़या, उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से कल हमने देखा कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हुई, जिसके अंदर भरपूर तरीके से जो तकारीर हुई उनके अंदर एहतजाज किया गया। उनके अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताया गया कि हम इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं और इससे किस तरह दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। वो भी प्रोटेस्ट करने का एक तरीका था। प्रोटेस्ट से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो बहुत इस अंदाज में बात की जैसे किसी को तंबीह की जाती है कि इस तरह की मामलात को मुस्तकबिल में अवॉइड किया जाए, वरना अब रद्द अमल आना शुरू हो सकता है। हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग के अंदर इस बहुत ही कबीह वाक़ये के खिलाफ जो है वो करारदाद भी मंजूर की गई और इसी की कंटिन्यूएशन में आज के दिन को यौम एहतजाज डिक्लेयर किया गया और इस बात को बार बार कहा गया कि पुरअमन तरीके से पाकिस्तान भर में जहां जहां लोग हैं वो बाहर निकलें और इस बात को रजिस्टर करवाएं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि हम इस मामले को लेकर किस तरीके से इसने हमारी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको ऑफेंड किया है और जैसे मैंने कहा कि ये एक दिलसोज वाकया है और हम इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता है वो तो हम लोग कर रहे हैं, मजीद इस तरह की चीज़ों की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे के बाद इस तरह का कोई भी वाकया सानिया हम देखते हैं कि फिर से दोहराया जाता है वहां पर। वैसे भी एक डिस्कशन है इस्लामोफोबिया को लेकर जो बढ़ता जा रहा है, अगर हम वेस्ट की बात करें थोड़ा सा उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस इशू पर बात करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों इस तरीके से सामने आता है और दो तुर्की की तरफ से और एक दो ममालिक की तरफ से और भी रिएक्ट किया गया है इस चीज को लेकर, लेकिन जो एक जॉइंट आवाज की हम बात करते हैं मुत्तहिद होकर अगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सामने आए, हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव फोरम, कुछ लोगों का वैसे इस पर ख्याल है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ओआईसी के अगर मैं हवाले से बात करूं कहां पर है हम लोग, क्यों इस तरह के मामलात में मिसिंग इन एक्शन होते हैं, इत्तेहाद नहीं नजर आता हम लोगों के बीच में, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ सियासी मामलात भी हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे। बहुत बहस है इस बात को लेकर कि इंतखाबात होंगे, कब होंगे, नहीं होंगे, तो वजीर कानून, वफाकी वजीर कानून की आज की एक स्टेटमेंट है, जो लोग इस चीज को लेकर बहुत स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कुछ तसल्ली मेरा ख्याल है हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि किस बात का जो है वो शोर और हंगामा है, इंतखाबात होंगे, अपने वक्त पर होंगे। अब 10, 15, 20 दिन का माइनस प्लस तो वैसे भी पहले से शुरू से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, तो थोड़ी भी बात करेंगे कि जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या मामलात इंतखाबात की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करके हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हैं अजहर जावेद साहब ने बरतानिया से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, एंकर पर्सन हैं सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं सजाद मीर साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया जो कि स्वीडन में हुआ, लेकिन ये पहला नहीं है सर, तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उस पर बात करें। पाकिस्तान ने, जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा कि हम जिस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं उस तरीके से हमने रिएक्ट किया है। दुनिया भर की हेड ऑफ पार्लियामेंट से उनको भी खतूत भी हमारी तरफ से अरसाल किए गए। इज दिस इनफ सर? और अभी तक जो कुछ हमने किया उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। असल में कुछ लफ्ज हैं जो बहुत गलत इस्तेमाल किए जाते हैं जी, पाकिस्तान में तो किए जाते ही हैं, दुनिया भर में किए जाते हैं। बस मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो समझते हैं कि पाकिस्तान में जितना मिसयूज डेमोक्रेसी के लफ्ज का, ह्यूमन राइट्स के लफ्ज का, आज़ादी इजहार के लफ्ज का होता है, शायद ही किसी लफ्ज का होता हो, लेकिन पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में होता है। ये सब कुछ आज़ादी इजहार के नाम पे हो रहा है ना, जिसके बारे में हमारे इकबाल ने कहा था कि आज़ादी इजहार है इब्लीस की इजाद। उस वक्त ये बात समझ नहीं आई थी हमें जी। अब हमें और करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मैं जब ह्यूमन राइट की बात करता हूँ, मैं सब कहता हूँ कि मैं ह्यूमन राइट का हामी नहीं हूँ। मैं यही कहता हूँ, खुल के कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? मैं कहता हूँ मैं हकूकुल आबाद का हामी हूँ। हकूकुल आबाद और ह्यूमन राइट्स का फर्क जो है वो समझ सकते हैं कि जब ये ऐलान किया मगरब ने कि खुदा मर चुका है, नीत्शे ने ये ऐलान किया गॉड इज डेड, उसके बाद इंसान ने फैसला किया कि इंसान के बारे में फैसला करने का इख्तियार इंसान को हासिल है और वही इंसानों के बारे में फैसला करेगा और कायनात का महवर और मरकज खुदा नहीं इंसान है। तो उस वक्त सारी खिलाफी पैदा हुई, मजहब की जगह फलसफे ने ली और फलसफे ने लेने की वजह से उससे जो सारी खराबियां पैदा हुई वो हमारे सामने, वो एक लंबी बहस है जिस पर जाना नहीं चाहता। ये सब क्या आज़ादी इजहार ह्यूमन राइट्स के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन कौन सी आप आज़ादी इजहार ह्यूमन राइट्स? होलोकॉस्ट के बारे में आप यूरोप में कुछ कह के तो देखें, लफ्ज नहीं बोल सकते, नाम नहीं ले सकते, आपको सजा दे दी थी बरतानिया के हिस्टोरियन को, मशहूर हिस्टोरियन को पकड़ लिया था कि आपने ये लिखा था। इल्मी बहस थी, उसके बावजूद वो नहीं मानते। वो सिर्फ इस बात को नहीं मानते हॉलोकॉस्ट में 60 लाख लोग नहीं थे, अगर कोई कह दे कि नहीं वो तो 20 लाख हुए थे, तो आप उसको मानने को तैयार नहीं होते। आप
एक हिस्टोरिकल स्टडी करना चाहे तो वो स्टडी नहीं कर सकते। और यहाँ आपको ये अंदाजा नहीं है कि मुकद्दस किताबें चीज क्या होती हैं। आप मजहब की सैंक्टिटी के बारे में आपको पता ही नहीं है। नहीं, लेकिन सर इसके अंदर एक बात, आजादी इजहार वाला एंगल तो जो आपने कहा वो लोग ये लेते हैं और मुझे समझ में आता है, वो लोग सिर्फ इंटरफेथ हार्मनी की बात भी करते हैं, वो दूसरे की आजादी इजहार की भी बात करते हैं। इंटरफेथ हार्मनी क्यों हवा हो जाती है जब हमारी बारी आती है, मुसलमानों की बारी आती है? कभी कार्टून आ रहा होता है, कभी कोई इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, हो रहे होते हैं, वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर फोकस क्यों है? इंटरफेथ हार्मनी भी, ये भी एक इस पे अलग बहस हो सकती है, लेकिन इंटरफेथ हार्मनी की जब बात आती है, वो कभी आपने मुसलमानों के हवाले से इंटरफेथ हार्मनी का जिक्र इस तरह सुना होगा? कभी कुराया हो, कभी कार्टून बनाए हो, उन्होंने इंटरफेथ हार्मनी की बात की हो? वो गोया रियायत देने की, गुंजाइश देने की बात है। हाँ। वो फौरन ह्यूमन राइट्स को ले आते हैं। हाँ। फौरन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं, या आजादी इजहार की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं इसको डिफाइन कर दो, तय कर दो कि इसका मतलब क्या है, तय कर दो कि फिर आपको होलोकॉस्ट के बारे में यूरोप में कोई बात करने का हासिल होता है, तय कर दो कि लफ्जों का जो मफहूम है उसकी लिमिट्स क्या है। मैं हमेशा कहा करता हूं, आजादी का कोई तस्वर ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी के तस्वर से हटकर हो। मैं आजाद हूं उस वक्त अगर मैं जिम्मेदार हूं। मादर पिदर आजादी कुछ कोई चीज नहीं होती। मैं जिम्मेदार हूं तो मैं आजाद हूं, अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो आजाद नहीं हूं। अगर मुझे ये बात समझ नहीं आती तो ये तो एक ऐसे लोगों के नारे हैं, ऐसे लोगों की बातें हैं जिनकी कोई फिलोसफिकल ग्राउंड ही नहीं है, जिनकी कोई फुटिंग ही नहीं है, जिनको पता नहीं है कि दुनिया में सोच और समझ के तरीके क्या होते हैं। आप आते हैं, कुरान जलाते हैं कि किस चीज पे करते हैं ये? बिल्कुल ठीक है। क्या चीज गेन करते हैं आप इसको? हाँ एग्जैक्टली सवाल ये कि आप इससे गेन क्या करते हैं हर कुछ अरसे के बाद। थोड़ा सा आपकी इजाजत है जावेद साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। आप तो सर एक वेस्टर्न सोसाइटी में इस वक्त खुद भी अभी भी मौजूद हैं, और जैसे कि अभी बात कर रहे थे मीर साहब, और बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जितना हमने पढ़ के समझा है, मुझे कुछ थोड़ा बहुत ट्रैवल करने का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हॉलोकॉस्ट एक बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप तो नाम नहीं ले सकते किसी का, आप बात नहीं कर सकते, आप उस तरफ इशारा नहीं कर सकते, वो कहते हैं जी दिल आजारी हो जाती है। ये तो मतलब काबिल जिक्र ही नहीं है जिस किस्म का वो जुल्म था। तो ये तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है सर, ये हर कुछ अरसे के बाद वहां पर इस तरह का कोई सानिया होता है, कोई वाकया होता है और वो जिम्मेदारी भी नहीं लेते। तो बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये वेस्टर्न सोसाइटी के अपने दोहरे मायार, ये लोग जो इनको चीज अच्छी लगती है या ये लोग जिसको एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं उसके लिए तो कानून साजी ये कर देते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज, और खास तौर पे एंटी इस्लाम के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे एक बड़ी तादाद में, वो लोग आम लोगों में भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो पॉलिटिशियन में भी हैं। और ये वक्तन फवक्तन हमें यहाँ वेस्ट में ये चीज नजर आती है कि जो कि एक बहुत ही, जिसकी क्या हुआ, इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो ये इकलौता वाकया नहीं है। इस तरह के वाकया हुकूमती सरपरस्ती में हमने देखा कि जब फ्रांस में ये वाकया हुआ कार्टून के हवाले से, तो हुकूमत जो है वो खड़ी हो गई उनको डिफेंड करने के लिए, जिसमें उनके जो सरबराह मुमलिकत है वो भी शामिल थे। तो इस तरह के वाकया जी तो एक कलीदी किरदार अदा करना होगा। हाँ। हुकूमतें इंडिविजुअली तो अपने मामलात को इस के हवाले से आवाज उठा रही हैं, और खासतौर पे पाकिस्तानी हुकूमत ने जो कहा, प्राइम मिनिस्टर ने जो इस पे रद्द-ए-अमल दिया, वो बिल्कुल तमाम मुसलमानों की एक तर्जुमानी थी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इन वाकयात का तसलसल होता क्यों है। हाँ। और इसको रोक कैसे सकते हैं। यहाँ पे बरतानिया में बड़ी तादाद मुसलमानों की आबाद है, और उनमें से एक बड़ी तादाद पार्लियामेंट में मौजूद है, जिनमें पाकिस्तानी निजात अरकान भी हैं, तकरीबन 11-12 के करीब जो है मेंबर पार्लियामेंट है। इस तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स भी हैं, दीगर मुसलमान भी हैं, बंगाली भी हैं, और दूसरी जो कौमियतों के मुसलमान है वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। असल चीज ये होती है कि जब ये एक वाकया होता है तो कुछ अर्सा मजम्मत करने के बाद फिर हम भूल जाते हैं। इस चीज के लिए हमें एक मुसलसल लॉबिंग की जरूरत है, मुसलसल एक जदोजहद की जरूरत है, मुसलसल एक कोशिश की जरूरत है। इस मौका पर अगर हम OIC, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है, बड़ा प्लेटफॉर्म तो है मगर कहाँ है? जो मेरी मालूमात के मुताबिक है, उन्होंने भी अपना इजलास बुलाया और उसकी मजम्मत की, लेकिन मजम्मत काफी नहीं है। मैं कहना ये सर, ये कैसी फीकी सी मजम्मत है जो ढूंढने से मिलती है? मजम्मत तो फिर वो होनी चाहिए ना जो कि खुद नजर आए, इतनी बुलंद हो कि खुद उसकी आवाज सुनाई दे। देखिए, यहाँ पर जो मुसलमान हैं, जो बरतानिया में मुसलमान हैं, मैं तकरीबन डेली की बुनियाद पर यहाँ मुजाहरे भी हो रहे हैं,
जो एम्बेसी है उसके बाहर। और इसके अलावा जो ओआईसी का किरदार है, ये हुकूमतों का काम है ना। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजम्मत की है, इन्हें चाहिए कि वो फौरन एक जो खसूसी इजलास है सरबराहान मुमलिकत का, इस हवाले से आजकल तो जूम मीटिंग भी हो जाती है, ऑनलाइन मीटिंग भी हो जाती है, तो उसको जो है वो करके उसके बाद स्वीडन की हुकूमत तक एक मैसेज जाना चाहिए। उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं या उनके जो मामलात हैं दीगर, उनका बाइकाट किया जाना चाहिए और इस पे एक ठोस हिकमत अमली करनी चाहिए। मुजाहरे बिल्कुल एक बुनियादी हक है, लेकिन उनका एक असर एक खास मुद्दत तक होता है। मतलब कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए जिसका उनके ऊपर इम्पैक्ट हो। मैं थोड़ा सा मीर साहब, सर ये मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट, मैं कई लफ्ज कभी कभी हमें, आपको पता है, कहीं ना कहीं हम सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, ये कन्वीनियंस के वक्त सर याद आती है कि जब जरूरत हो, किसी अपने पर्सनल या इकोनॉमिक गेन के लिए जरूरत हो, तो हम मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट दोबारा से उठाते हैं। लेकिन जब इस तरह की बात, तो अभी तो बहुत सारी और भी मिसालें आपको पता है मौजूद है दुनिया में जहां पे मुस्लिम उम्मा की जरूरत है, लेकिन वो इट इज नो वेयर टू बी सीन और फाउंड। तो ये वाले मसले में भी सर ऐसा ये की होगी मजम्मत ओआईसी ने कहीं, लेकिन वो तलाश करनी पड़ेगी, हमें नजर नहीं आई। हेलो जी सजाद मीर साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे कह रहे असल में ये उम्मा शब्द भी जो है ना, हमने बहुत लेटली अडॉप्ट किया है। हाँ। ये हुजूर के जमाने में उम्मा के लफ्ज के माने सिर्फ एक पॉलिटिकल कम्युनिटी थी। हाँ। इसका मतलब वो नहीं था जो हम आजकल लेते हैं। ये 150 साल का उमैयद दौर के बाद ये राज हुआ है कि उम्मा का मतलब यह है कि तमाम आलम इस्लाम के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसे उम्मा कहा जाता है। चलिए आप उसको रहने दीजिए, आप इसको मुस्लिम कम्युनिटी के माना में लिए। मुस्लिम कम्युनिटी इज द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एट लीस्ट। अगर कॉमनवेल्थ होते, ओआईसी का हम मजाक उड़ाते हैं। मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि ओआईसी करती कुछ नहीं है। हम इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि वो कोई एक्ट ही नहीं कर सकते। अगर कुछ अब तो हालात बेहतर हो रहे हैं, अगर कुछ सऊदी अरब करता है तो ईरान उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, ईरान करता है तो सऊदी अरब तवज्जो नहीं देता। अगर ये दोनों करते हैं तो तुर्की का रवैया कुछ अलग होता है। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग, ये मुल्क सारे जो हैं कुछ इकट्ठे होने शुरू हुए हैं, कुछ मफादात भी इनको नजर आते हैं कि हटकर हैं। ये एक तरह के साम्राज्य के आलाकार तो नहीं थे, लेकिन साम्राज्य का दबाव उन पर इतना ज्यादा था जो अब भी है वेस्ट का खास तौर पर, कि अब उससे निकलते दिखाई देते हैं। अब जब से फर्ज किया ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुक चीन ने ठीक कराए हैं, तो दिखाई देता है कि इस खित्ते की सियासत जो है वो साम्राज्य चुंगल से हटकर एक और रुख पर इख्तियार करेगी। लेकिन क्या सचमुच उन इक़्तिदार को उठाने के काबिल हो जाएंगे? देखिए, ये जो आप कहते हैं पाकिस्तान क्यों आगे आता है, कि पाकिस्तान क्यों बाहर उठाता है। जो सलमान रुश्दी का जो वाकया था, उस सलमान रुश्दी के वाकये में फतवा तो इमाम खमैनी ने दिया था, लेकिन इमाम खमैनी के फतवे के एक दिन पहले इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था, और उसमें जहां तक मुझे याद पड़ता है कि 2 एक कैजुअलिटीज भी हुई थी। लेकिन ये है कि जहां के लोगों के, बड़े सगीर के लोगों के, मुसलमानों के ज़मीर जागे हुए होते हैं। इनका इस्लाम का जो एक जज्बा होता है, वो तहरीक खिलाफत के ज़माने से भी सबको मालूम है कि किस तरह तरोताज़ा है। वो आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन एक उम्मा के तौर पर, इस कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम स्टेट्स नेशन के तौर पर जो उनकी कुव्वत होनी चाहिए, क्या हम नहीं करा सकते यूएनओ में ये बात जोरों शोर के साथ सबको मिलाकर? हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि ये कानून पास कर दिया जाए, या यूरोपीय यूनियन को मजबूर नहीं कर सकते कि कानून पास कर दिया जाए कि कुरान के बारे में नहीं, कि किसी मजहब के खिलाफ, सब हर मजहब के बारे में, बिल्कुल उनकी मुकद्दस चीजें हैं, उनके खिलाफ कोई बात कहना जो है वो ममनू करार दिया जाए। ये आजादी सहाबत का मसला नहीं है, ये दूसरों के बात के साथ खेलने का मसला है, ये दूसरों को एक तरह से टीज करने का मसला है, ये दूसरों के को गोया आप उनकी वो जो अकायद हैं उनके खिलाफ आप उनको उभारते हैं, उनको इश्तियाल दिलाते हैं। तो ये चीज तो कभी किसी तरह जायज नहीं समझी जा सकती। हम जैसे मैंने कहा जमहूरियत के नाम पर, हाँ। मैं ये जो हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, इकबाल को मैं कोट नहीं करता, मैं रहने गेने को कोट नहीं करता। फ्राइड जैसे आदमी ने कहा था कि इस जमहूरियत के अंदर एक तरह की डिस्ट्रक्शन मौजूद है, और रिजल्ट क्या निकला कि फ्राइड के इंतकाल के चंद दिनों के बाद ही दुनिया जो है सेकंड वर्ल्ड वार में मुब्तला हो गई। वो ऐसे ऐसे उसने फिक्र लिखे हुए हैं। मैं कोई फ्राइड का बहुत ज्यादा कायल नहीं हूं, लेकिन इंसानी माइंड को पढ़ने के अंदर जितना मलका उसको हासिल है, कम लोगों को हासिल हुआ होगा। आज हम ये समझते नहीं है कि उन लफ्जों की आड़ में कभी जमहूरियत का नाम लेकर, कभी ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर, कभी पता नहीं क्या क्या लफ्ज हम इस्तेमाल करने के बाद हम जो है इंसान को मस्क कर रहे हैं।
बिल्कुल इंसान सही की कह रहे हैं। तहजीब को मत कर रहे हैं और इंसानियत है उसका सत्यानाश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक अच्छे है। भले अच्छा, इंसान वैसे जब भी इस तरह की कोई चीज होती है, हमने हमेशा ये देखा कि वहां से जो प्रोटेस्ट आता है, अजहर जावेद साहब, उसको रेजिस्ट ही हमने देखा कि हमेशा किया जाता रहा। लेकिन इस दफा एक और चीज भी देखने में सामने आई है। स्वीडन के जो वजीर इंसाफ हैं, जो मिनिस्टर फॉर जस्टिस हैं वहां पर, उन्होंने कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, एक मखसूस मजहब के लोगों की दिल आजारी हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं, ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि हमें गौर करना चाहिए कि क्या हम कोई ऐसी कानून साजी कर सकते हैं जो कि ये जो बात अभी मीर साहब कर रहे थे कि किसी भी मजहब के बारे में और उसके खिलाफ कोई बात ना की जाए, क्या कोई ऐसी कानून साजी की जा सकती है? डू यू थिंक कि ये क्या कोई एक सस्टेनेबल आइडिया है, वहां पर इसके ऊपर काम भी हो सकेगा? और क्या आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट फाइनली वाकई रजिस्टर हुआ? देखिए, प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड तो हो रहा है, लेकिन यहाँ का मसला यह है कि यहाँ पे जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट के थ्रू होती है। पार्लियामेंट के थ्रू ये चीजें यहाँ पे की जाती हैं। असल बात फिर वही आती है कि अब देखिए, कतर जैसा मुल्क जो है, उसकी बरतानिया में इतनी इन्वेस्टमेंट है कि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो यहाँ बरतानिया का निजाम हिल के रह जाए। सऊदीया की इन्वेस्टमेंट है, ब्रुनेई की इन्वेस्टमेंट है, यूएई की इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे मुल्क जो ताकतवर मुल्क हैं, एक तो मुजाहरों से होगा, दूसरा इन ताकतवर मुल्कों की वजह से होगा जिनके स्टेक्स हैं यहाँ पे, जिनकी माली इन्वेस्टमेंट है। अगर और जिनके मतलब यहाँ से अगर स्वीडन से बहुत सारी चीजें जाती हैं मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में, प्रेशर डालने के लिए आपको उनको इकोनॉमिकली हिट करना होगा। इकोनॉमिकली उनको बताना होगा कि अगर आप हमारे मजहब की जो है वो इज्जत नहीं करते तो हम भी आपके साथ कारोबारी लेन देन नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। यहाँ के जो मुसलमान हैं बरतानिया और यूरोप में खास तौर पे, उन्होंने भरपूर एहतजाज इन वाकयात के खिलाफ किया है और वो करते आ रहे हैं, अभी भी जारी है। लेकिन फिर बात वही आती है कि लॉबिंग और खास तौर पर ये जो चीजें जिनसे उनको इकोनॉमिकली हिट होती हैं, तो इन तमाम ममालिक को, जो बड़े ममालिक हैं, जिनकी मईशत बड़ी है, जिनके स्टेक्स बड़े हैं, उनको आगे आके इन मगरबी ममालिक के साथ बात करनी होगी, बैठना होगा और उनको समझाना होगा कि देखें, मजहब एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी जो इज्जत की चीज है वो हमारे रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है, हमारी जो किताब है, हमारी जो कुरान पाक है उसकी इज्जत है। इन चंद चीजों पे एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए। जैसे सज्जाद मीर साहब ने कहा कि सिर्फ एक मजहब पे नहीं, बाकी तमाम मजहब के भी जो तहफ़्फ़ुज़ के कानून बनना चाहिए। यहाँ बरतानिया में इस पे बहुत बहस हुई है, बहुत सारी तंजीमें इस पे काम भी कर रही हैं, बहुत चीजें आगे भी गई हैं और बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले से बहुत बेहतरी है। लेकिन और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि बरतानिया को तो लीड लेनी भी चाहिए। जैसे अभी आपने खुद भी अपनी गुफ्तगू में पहले कहा था कि वहां पे जितने पाकिस्तानी निजात पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, तो उनको तो लीड लेनी चाहिए इस चीज के अंदर। थोड़ा सा अगर मौजू को आगे बढ़ाएं मीर साहब, 2-3 चीजें हैं कल से हम देख रहे हैं कि हो रही हैं। एक तो मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये सवाल उठाया था, क्योंकि आज आप हैं तो मैं आपसे जरूर ये सवाल करना चाहती हूँ कि हामिद खान साहब का सर जमीर जागा है कोई 1-2 दिन पहले। मेरा पर्सनली मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ, सीनियर कानूनदान है, लेकिन जब कुछ चीजें हो रही होती हैं उस वक्त ये लोग कुछ ऐसे हैं जो वहां पर उन मामलात का हिस्सा होते हैं और इतने सालों के बाद उनको ख्याल आया कि वो आके कौम को ये बताएं कि मियां साहब की जो नाअहली है वो पहले से कहीं और साजिश के तहत तैयार हुई थी, अदलिया को तो बस एज अ टूल इस्तेमाल किया गया था। सवाल सर ये करना चाहती हूँ कि इस मुल्क में ये बात रेपिटेशन पे लगी हुई है, ये बार बार होती है। सियासतदानों के साथ जो ये सलूक है सर, सियासतदानों की जो हक तलफी होती है, वो उनको कौन रीपे करेगा? ये जो इतने साल मियां साहब पे ये टैग लगा रहा कि वो नाअहल हैं, उनको वो कल पीजे मीर साहब मेरे प्रोग्राम में कहते कि सियासी उम्र कैद का शिकार कर दिया गया, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? ये बात आपकी ठीक है। वैसे हामिद खान साहब के बारे में सवाल उठाया गया कि ये बातें उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कही। यही मैं भी उन्होंने किताब लिखी है, बहुत सी बातों की तरफ इशारा भी किया है। हाँ। और हामिद खान उन लोगों में से हैं कि जो इस बात के इशारे पहले भी करते रहे हैं। अच्छा चलिए, हामिद खान को छोड़िए, जिन लोगों ने मुकदमे का फैसला आते ही ये कह दिया था और वो कानूनदानों ने कहा था और अरफान कादर ने कहा था मसलन कि ये फैसला ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर आईनी भी है, ये फैसले के अगले दिन ही कह दिया था। और उन्होंने ये बात दोहराई थी मेरे प्रोग्राम में। दोहराई इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार उन्होंने मेरे प्रोग्राम में नहीं कही थी, लेकिन मेरे प्रोग्राम में दोहराई थी कि ये गैर कानूनी ही नहीं गैर आईनी भी है। क्या हो गया इसका? हम भी चीखते रहे गैर आईनी है, और सारी बातें जो अब आ रही हैं साक़िब निसार के बारे में, इसके बारे में बहुत कुछ अब आ रहा है। मुज़ाहिर नकवी के केस में आ रहा है, शौकत अजीज सिद्दीकी की फिर बात सामने आ रही है कि किस तरह उसके मुकदमे को गोल किया गया और एजेंसियों ने किसे काम अदा किया। ये जो सारा पीछे हमारा स्ट्रक्चर रहा है और जिसके बारे में अब खुल कर सामने आ रहा है,
कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं, अब मैं बार बार नाम रिपीट करता अच्छा नहीं लगता, खासतौर पर टीवी चैनल पर ज़्यादा करनी चाहिए। ये सारे नाम सामने आ रहे हैं। हमारे मुल्क में जो कुछ होता रहा वो पोशीदा नहीं है, और उसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने ये सूरत पैदा कर दी थी जिसे 9 मई कहते हैं। ये सूरत उसी की पैदा की हुई है। लेकिन अब ये कि जब ये सब बातें खुल गई हैं, सब बातें लोगों तश बाम हो गई हैं, तो अब सूरत ये है कि जिन जिन लोगों के बारे में जो जो बातें आई हैं उसका फैसला होना चाहिए। हाँ। इसकी सजा सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं मिली है, मुझे और आपको भी मिली है। बिल्कुल। इस हम मुखालिफ भी हो सकते हैं नवाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ के, बिल्कुल। लेकिन यह है कि जब अगर आप नवाज शरीफ को तामुल ताहयात आप नाअहल करार दे देते हैं तो आप मेरे डेमोक्रेटिक राइट पे कटघन लगाते हैं। मेरा डेमोक्रेटिक राइट था कि मुझे अपने सेनेटर मेरी पोलिटिकल पार्टी चुने। आपने कहा कि जो पोलिटिकल पार्टी ने सेनेटर्स के नाम दिए हैं वो तो शख्स जो है वो पार्टी का सरबराह होने के भी लायक नहीं है। अच्छा भी आपकी मर्जी। फिर उसके बाद उसने कहा कि उसने जिन जिन लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है और जिसकी तारीख गुजर गई है वो नॉमिनेशन भी गलत है। उन्होंने कहा अच्छा खुद दे नॉमिनेशन, नया प्रेसिडेंट कर दे, उन्हें के लिए आप नॉमिनेशन भी नहीं कर सकते। आपने मेरा पूरा जमहूरी निजाम तलपट करके रख दिया और बैठे हुए आराम कर रहे हैं आप। हाँ। और समझते हैं कि कानून की हुक्मरानी कि आप बादशाह है। सत्यानाश करके रख दिया आपने। आसफ सईद खोसा साहब जो हैं ये माफिया और सिसिलियन माफिया फादर की इस्तेलाहें इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत बड़ा अदीब और क्या फलसफी समझते हैं। मुझे मालूम है ये, लेकिन मसला फिर वहीं आ जाता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा जावेद साहब, रिडेम्पशन तो फिर नहीं ना मिल सकती, वो जो गया हुआ वक्त है वो वापस नहीं आ सकता। और मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लूजिंग एंड पर खाली नवाज शरीफ नहीं थे, ये पूरी कौम थी। आप उनकी सियासत से एग्री करें या डिसएग्री करें, वो मुल्क के इलेक्टेड वजीर आजम थे, उनके टेन्योर को बीच में से काटा गया, उनको हटाया गया। और मैं समझती हूँ कि वो जो उस वक्त डिसरप्शन थी सिस्टम की, उसका शायद खमियाजा कहीं ना कहीं हम आज तक भुगत रहे हैं। जो लोग उनसे डिसएग्री करते थे उनको मौका मिल जाता अगले इलेक्शन में कि वो उनको वोट आउट कर देते, लेकिन ये मौका उनको नहीं लेने दिया गया, बल्कि उनके साथ जो कुछ किया गया वो मीर साहब ने भी हमारे सामने रखा। किस तरीके से वो जो हक तलफी हुई है, क्या वो कभी दोबारा बहाल हो सकती है, ठीक हो सकती है? देखिए यशविन, ये एक बड़ा हमारी तारीखी अलमिया है पाकिस्तान की सियासी तारीख का कि हम लोग जो है अपने सियासतदानों को हटाने के लिए जिस हद तक जाते हैं। ये जो सारा वाकया ये कोई एक दो दिन में नहीं हुआ, ये गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हुई थी। 2014 से जो धरने हुए, उससे पहले जो सियासी चीजें हुई, यहाँ लंदन की मैंने पहले भी शायद आपके एक प्रोग्राम में बताया कि जो लंदन साजिश हुई थी 2014 में, जो धरनों का आगाज हुआ तो एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर यहाँ आया था। उसने कासिम के अब्बा डॉक्टर ताहिरुल कादरी, यहाँ पर जो परवेज लाई, चोई शुजात और सियासी लोगों को यहाँ इकट्ठा करके उसने मंसूबा बनाया है कि मुंतखब सियासी हुकूमत को कैसे गिराना है। ये गद्दारी थी, ये एक बगावत थी कि आप एक गैर मुल्की सरजमीन पर बैठकर अपने मुल्क के एक मुंतखब हैं। उस वक्त भी हमने ये रिपोर्ट किया, उन लोगों को अगर सजा मिल जाती उस वक्त, उन लोगों ने जो पार्लियामेंट पे हमला करके उन सारी चाइना के सदर को रोक के प्राइम मिनिस्टर के हाउस तक जाके, तो 9 मई वाला वाकया ना होता। इन लोगों को उस वक्त से शय मिली हुई थी। इन लोगों ने 10 साल से मुल्क को चलने नहीं दिया, धरने रहे, कभी लॉन्ग मार्च रहे, फिर पनामा के नाम पे एक यहाँ पे तूफान खड़ा किया गया। एक मुंतखब वजीर आजम 2017 में था जो टॉप 10 में शामिल होने जा रहा था, उस वक्त आपने हुकूमत गिरा दी। फिर उसके बाद आपने जाली आरटीएस बिठा के एक ऐसे शख्स को हुकूमत दी जो इसका अहल ही नहीं था। फिर आपने उसको 3-3.5 साल उसको चलाया, जिसने मुल्क का जो एक तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। और अब 9 मई का वाकया हुआ जब उसने रियासत को चैलेंज किया, रियासत के खिलाफ खड़ा हुआ है, रियासत के खिलाफ हथियार उठाया है। अमेरिका में यही वाकया हुआ था, तो उन लोगों को सजाएं मिली है। जो मास्टरमाइंड है उसको 18 साल सजा मिली है। हमारे कितने लोगों को मिली है? जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक जो ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते रहे हैं, तब तक पाकिस्तान का निजाम ठीक नहीं हो सकता। 2 लोगों को यहाँ पर सजा दे, उनको
तो उसके बाद आप देखिएगा बाकी कैसे सीधे होते हैं। मसला यही है ना जो सर, भी मसला यही है, मैं हमेशा कहती हूँ कसूरवार पाकिस्तान की सियासत की भी बात करें, मईशत की भी बात करें, हम हर वक्त एक रेस्क्यू ऑपरेशन के मोड में रहते हैं। ये सारा कुछ करने का वक्त नहीं है शायद हमारे पास, हमें और बहुत सारे हंगामी मामला जो है हंगामी तौर पर जिन्हें हैंडल करना है उनकी तरफ तवज्जो देनी है। सजाद मीर साहब, सर ये जो सारा मामला है वो तो चले ठीक हो गया, अगर आप ट्रेस करें ना जो आजकल सियासी टर्मोइल चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो जाके उस इंसिडेंट के साथ भी जुड़ेगा कि जहां पर जैसे मैंने पहले कहा कि एक चलती हुई हुकूमत को नहीं चलने दिया गया और वो सारी एक तब्दीली की गई और एक अजीब किस्म का मामला जो है क्रिएट किया गया। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ये बहस है कि क्या इंतखाब होंगे, नहीं होंगे, इसी साल होंगे, अगले साल होंगे। आज जो विफाकी वजीर कानून है उन्होंने कहा है कि किस बात की डिबेट है, इंतखाबात होंगे, अपने वक्त पर होंगे। कैसे देखते हैं, डू यू सी कि वक्त पे इलेक्शन हो जाएगा? ये मुझे नहीं पता कि क्योंकि आजकल तो इस तरह की बातें नजूमी किया करते हैं, पामिस्ट किया करते हैं। मैंने कई चैनल्स पर देखा है कि नजूमी पामिस्ट, ये इनमें नजूम के माहिर बैठे हुए बताया करते हैं कि ये होगा और वो होगा, फलाने के साथ ये होगा और वो होगा। किस्सा ये है कि हालात वही हैं, कानून वही है, आइन वही है जो बताता है कि 13 अगस्त के बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। और जिस तरह का बंदोबस्त हमने IMF के साथ किया है वो यही है कि इस हुकूमत को कुछ बुनियादी चीज़ें करनी है और एक तरह से डिफॉल्ट से निकालना है और इंटरिम गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और फिर आने वाली हुकूमत को नए माहदे के लिए IMF के साथ अपनी तैयारी करनी है। लगता तो यही है और यही होना चाहिए और हुकूमत का भी यही दिखाई देता है। अगर कोई ये देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जमहूरियत को डिरेल करने के लिए ऐसी हरकतें कर देते हैं कि कभी कभी हमारे यहाँ जमहूरियत डिरेल हो जाती है। इल्ज़ाम हम लगाते हैं ये फौज की वजह से होती है, नहीं, और भी चीज़ें हैं। 9 मई तो फौज ने नहीं किया था, ये आपने हमारे कौन से कितने मामला को डिरेल कर दिया, आपने कितने मामला को हम पटरी से उतार दिया, कितने मामला को था हम बड़े करीब पहुंचे हुए थे कि हम वो चीज़ें जो ज़्यादा जमहूरी होती हैं किसी मुल्क के अंदर, जो किसी हमारे आयन के अंदर थी, उनको हम इम्प्लीमेंट कर देते। हम कितने करीब पहुंच गए थे कि वो लोग जो बदाखलत करते थे हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर, वो ऐलान कर चुके थे कि हमने तय कर दिया कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी सियासी मामले में दखल नहीं देंगे। हम उनको इस बात पर ऐसा ऐसा कायल कर रहे थे और वो कायल होते जा रहे थे, हम उसको इम्प्लीमेंट कराते और हो सकता था कि हम इम्प्लीमेंट करा पाते। हमने सत्यानाश कर दिया सारे मसले का, हमने अपने तारीख के पूरे प्रोसेस को तलपट करके रख दिया। देखिए, अम्पीलिस्ट साजिशें और इस किस्म के वाकयात और जो इंसिडेंट होते हैं ये खुद तारीखी प्रोसेस का एक हिस्सा हुआ करते हैं। आपने हमारी तारीख में रुकावट डाली है और तारीख में जो रुकावट डाली है वो हमारे लिए परेशान कुन है, हमारे लिए तशवीशनाक है। ये जो 8 महीने से हमारा लटका हुआ था IMF का मामला, और ये क्यों लटका हुआ था? आज भी जा रहे हैं वो पार्टियों के पास पूछने के लिए कि ये आपकी क्या रजा है, तो बता तेरी रजा क्या है। ये सारी जो बातें बता रही है, आखिरी वक्त तक प्रेशराइज करने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये क्या किया जा रहा है? ये सारी बातें वो हैं जो हमारी तारीख को पटरी पर चलने नहीं देना चाहती और चाहते हैं कि हम उस रुख से बदले। हमारी कोशिश ये है, बहरहाल हमारी कोशिश ये है एज ए नेशन भी और एज डेमोक्रेट भी कि हम किसी ना किसी तरह से जमहूरियत के उसी रास्ते पर चले। लेकिन मैंने जैसे बात की कि जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ तलपट करके बैठ जाए। जमहूरियत का मसला ये नहीं होता कि आप 9 मई करें और उसके बाद कहें कि जमहूरियत के नाम पर हमें तो खुली आज़ादी दे दी जाए और छूट दे दी जाए और हम जो चाहते हैं वो करें, हम पे कोई हाथ भी ना डाले, और कोई हाथ डालेगा तो वो गोया जमहूरियत के साथ खेलेगा। ये नहीं हुआ, ये नहीं होता। ये फिर आखिरी किसी ने कहा था, शायद शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा था, उन्होंने कहा जी GHQ में दाखिल हो सकते हो आप? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आप वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कैसी सिक्योरिटी है? उन्होंने कहा डी थर। उन्होंने कहा फिर ये गए थे तो वापस कैसे आए? असल सूरत हाल ये है कि जो छूट दी जाती है जमहूरियत के नाम पर या ह्यूमन राइट्स के नाम पर या इस लिहाज से कि अपनी कौम के बच्चे हैं, तो उसका गलत मतलब न लिया जाए। गलत मतलब लिया जाता है तो ये हमारी जमहूरियत के लिए भी, हमारे निज़ाम के लिए भी, हमारे सिस्टम के लिए भी, हमारे कौमी मफादात के लिए भी कोई अच्छे निशान नहीं है, अच्छी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जावेद साहब, ये सेगमेंट थोड़ा मैंने वाइंड अप करना है इस डिस्कशन को। जो हम बात करते हैं इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, जो सियासी मामलात हैं, सूरत हाल है, खासतौर पे जो माशी मामलात हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें शायद बैक ऑन ट्रैक आ रही हैं। CPAC
के अंदर भी हम देख रहे हैं एक तेजी है, वो जो कोऑर्डिनेशन है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ वो बेहतर हो रही है, बढ़ रही है। फिर आईएमएफ का बेशक एक स्टैंड बाय अग्रीमेंट हुआ है और अरेंजमेंट हुआ है आईएमएफ के साथ, लेकिन माशी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो जो ब्रीदर जिसकी जरूरत थी पाकिस्तानी मईशत को वो मिल गया है हमें, और हम देख रहे हैं कि रुपया भी मुस्तहकम हो रहा है। ये सारा कुछ शायद शॉर्ट टर्म है लेकिन हो रहा है। इसको एक तो लॉन्ग टर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये जरूर कहिएगा, और दूसरा ये कि आने वाले इलेक्शंस तक और इलेक्शन के बाद के कुछ अरसे तक के लिए आप समझते हैं कि हमने कुछ हद तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गेन कर ली है इन सब चीजों से? देखिए जी, सबसे पहली बात है इंतखाबात से पहले क्या आप ये चीज यकीनी नहीं बनानी कि जो लोग मुजरिम हैं वो इन इंतखाबात में क्या वो फिर वोट के नाम पे आके अपना, जैसे मीर साहब ने कहा कि अपना हक जताएंगे इंसानी हकूक के नाम पे। जब तक आप इन लोगों को, मुजरिमों को जिन पे इल्जामात लगे हैं, मुल्जमान कह लें, लेकिन इन लोगों को जब तक आप थ्रू ट्रायल इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते, जब तक जो लोग इस चीज सारे मेस के जिम्मेदार हैं उनको आप उनका एहतसाब नहीं करते, इंतखाबात का क्या फायदा होगा? फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर वही हंगामे शुरू होंगे, वही आप कह सकते हैं कि लॉन्ग मार्च होगा, वही धरने होंगे। आपको एक असूल तय करना होगा कि आपके कानून की जिसने खिलाफवर्जी की है आपको उसको सजा देनी है। बरतानिया में, वेस्ट में, अमेरिका में जो कोई कानून की खिलाफवर्जी करता है वो उसकी सजा भुगतता है। हमारा मुल्क अजीब है पाकिस्तान के, जो यहाँ पर जुर्म करता है वो डंडा लेके खड़ा हो जाता है कि मेरे तक आके दिखाओ, और ऊपर से उसको ऐसी सहूलियात दी जाती है, ऐसी सहूलतकारी होती है कि उसको ब्लैंकेट बेल्स भी मिलती हैं। फिर ये जो आईएमएफ जाके मिल रहा है एक शख्स से जमान पार्क में, आईएमएफ को किसने हक दिया कि एक ऐसा शख्स जो हमारे इदारों पर हमलों का मुल्जिम है उससे जाके बात करे? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आने देंगी, चाहे आप 10 इंतखाबात करवा लें। आपको पहले तय करना होगा कि मुल्क में जो रूल्स ऑफ जो गेम के रूल है, पॉलिटिक्स के रूल्स है, आपको उनको अवॉइड करना है। आपको एक साफ सुथरी जमहूरियत तो है वो लेके आनी है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, आप 10 इंतखाबात भी करवा ले, मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं हो सकते। आपने बड़ी कोशिश की, आपने आईएमएफ को ऑन बोर्ड ले लिया, लेकिन 9 महीने बाद फिर यही चीजें होंगी। आप क्या लोगों को नहीं पता कि आईएमएफ के डिले का क्या वजह है? क्या क्या कहां से प्रेशर आता रहा, किस शख्स के लिए प्रेशर आता रहा, और अब एक सियासी जमातों से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत जो बनी हुई है वो स्टेट की नुमाइंदा है, आपको बात उससे करनी है। आईएमएफ के इन बातों, क्या यहाँ बरतानिया में होता है कि अगर कोई किसी से माली लेन देन करना है हुकूमत ने तो तमाम सियासी जमातों से मिले? ये एक गलत अमल है और हुकूमत को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए और आईएमएफ को इस पे कॉशन देना चाहिए। तो इस सारे मामलात से निपटने के लिए आपको रूल्स ऑफ गेम तय करके इलेक्शन में जाना हो। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया इस सेगमेंट का, वरना मैं मजीद जरूर इस इशू पे आपसे बात करती। आपका बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब आपके वक्त के लिए। सजाद मीर साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करेंगे। हम बात करते हैं हमेशा कि पाकिस्तान एक ज़राई इकोनॉमी है, एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत के शोबे की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये डिबेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि हमारा फोकस नहीं है ज़राअत की तरफ, ना हम उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ना हम उसको टेक्नोलॉजिकली अपडेट कर रहे हैं, ना हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कंपेटिटिव बना रहे हैं। इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। बट फॉर्चुनेटली एंड इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर फाइनली अपना फोकस कर दिया है। क्या किया है, क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से आगे बात बढ़ेगी, आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। हुनर, रोज़गार, लैपटॉप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, दरसगाहें और खेल का मैदान, ये सब हमारा मिशन था और है। पाकिस्तान को फिर से कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान।
ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। हुनर, रोज़गार, लैपटॉप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, दरसगाहें और खेल का मैदान, ये सब हमारा मिशन था और है। पाकिस्तान को फिर से कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। हुनर, रोज़गार, लैपटॉप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, दरसगाहें और खेल का मैदान, ये सब हमारा मिशन था और है। पाकिस्तान को फिर से कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। खुराक के मुताबिक तकरीबन 36.9% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि ग़िज़ाई जो वो है अदम तहफ़्फ़ुज़ उसका शिकार हैं। और पाकिस्तान में अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, ये बहुत बड़ा फिगर है और बहुत बड़े स्टेटिस्टिक्स हैं जो सामने आते हैं। और पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद अगर इस तरह की सूरत हाल से दो चार है, तो इससे साबित ये होता है कि हमने शायद कभी भी उन लाइन्स के ऊपर सोचा ही नहीं है कि किस तरीके से जो हमारी ज़राअत है हमने उसको फ़रोग़ देना है, हमने किस तरह उसमें मज़ीद काम करना है। और जैसे मैं ये बात हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर जिद्दत लेकर आनी है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और आर्मी चीफ ने जो है वो एक मंसूबे का इफ्तिताह किया जिसे लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कहा जा रहा है। लिम्स के नाम से ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट से जब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्ट्स उनकी इंपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान के अपने अंदर जो हमारी जरूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए ना सिर्फ फोकस किया जाएगा कि कौन सा क्रॉप है, कहाँ उगाना है, बल्कि मैंने इसकी तफसीरात पढ़ी हैं। अगर ये हम इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएं तो जिस तरीके
तरीके से टेक्नोलॉजिकली असिस्ट करके किसानों को ये चीज आगे बढ़ाई जाएगी, हम ये देखेंगे। अभी हमने जो छोटी सी एक रिपोर्ट चलाई, एक मोन्टाज चलाया, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जितना हमारा प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर का वो मेनी फोल्ड्स इंक्रीज कर जाएगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के खालिद खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मैं शुरू में थोड़ा मैंने बहुत ही एक ब्रीफ सी बात की, बट लिम्स क्या है, क्योंकि जाहिर है ये आपका शोबा है, आपके लिए इंटरेस्ट की चीज है, और मैं समझती हूँ कि आज आपकी कम्युनिटी जो है वो जरूर थोड़ी सी मुतमईन होगी और मोटिवेटेड होगी कि फाइनली आपके बारे में सोचा जा रहा है। देखिए ये एक गेम चेंजर है इस मुल्क की मईशत के लिए। एक दफा 60 में आया था रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये अब डिजिटल रेवोल्यूशन है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन 2 होगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको डिजिटल रेवोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, डिजिटल तरीके से ये लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये जदीद ज़राअत को फरोग देने के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत का और पाक फौज का एक ऐसा इक़दाम है। देखिए ना, हम 14 से 15 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, हम सीध बाहर से इम्पोर्ट करते थे। हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, जदीद मशीनरी नहीं है, हमारे पास जदीद रिसर्च नहीं है। हम लाइफ स्टॉक में, फिशरीज में, एग्रीकल्चर में दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमारी पर एकड़ पैदावार दुनिया से बहुत कम है, हमारे भैंस का दूध दुनिया से कम है, हमारे फिश की जो पैदावार है पर एकड़ वो दुनिया से बहुत कम है। अब कम से कम एक चीज हो गई है कि जिस तरीके से ये जदीद टेक्नोलॉजी काश्तकार को मिलेगी, जदीद इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके घर बैठे उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक काश्तकार उसने कपास लगाई है रंजिया खाम में, अगर वो लाहौर में बैठा है तो वो इस सिस्टम के जरिए अपनी कपास का एक एक पत्ता चेक कर सकेगा। दूसरा यह है कि वो अपनी जमीन का एनालिसिस करवा सकेगा, उसी हिसाब से बैलेंस का फर्टिलाइजर कर सकेगा, पेस्ट कोटिंग हो जाएगी उसकी, उसी हिसाब से वो पेस्टिसाइड का स्प्रे करेगा। दूसरा यह है कि अब हमारे पास बहुत कम हम इस्तेमाल हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करते हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब जिन 2 चीजों में हम हाइब्रिड सीड लेके आए हैं, एक राइस में और मेज में, मकई में, अच्छा उसकी पैदावार हमारी 30-40 मन से उसके 120 मन तक चलेगी दोनों की। तो अगर इसी तरीके से ये जो सेंटर बना है ये काम करेगा, जदीद रिसर्च आएगी, जदीद टेक्नोलॉजी आएगी, तो उससे यह है कि हमारी पर एकड़ पैदावार बढ़ेगी। जब हमारी पर एकड़ पैदावार बढ़ेगी तो पर एकड़ हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, हमारी पर एकड़ पैदावार 30-32 मन, इंडियन 50 से 50 मन है, ये बहुत बड़ा फर्क है। देखिए ना, टेक्नोलॉजी को अगर इनकॉर्पोरेट करके फसल के साथ होने वाले मामला जिसके अंदर किसी भी किस्म की बीमारी है, कोई कीड़ा है, वो अगर आप टाइम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे यहाँ तो रिसर्च का बजट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.1 है, ना होने के बराबर है। True. अब आप ये देखें ना, एग्रीकल्चर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जब 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से बहुत चलता रहा। आपने ऐसी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से बहुत चलता रहा। 17 साल आपकी 80 की अदालत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ 5-6 माह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई भूख से नहीं मरे, ज़राअत की और किसान की और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। अब ये हमारी वक्त की जरूरत है, क्योंकि हमारी हर साल जो आबादी में ग्रोथ है, अब हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं आबादी में, बिल्कुल एक दिन के मुल्क ऐड कर रहे हैं अपनी आबादी में। बिल्कुल। चलो सर, इजाजत दीजिएगा, मैं आपकी जानिब फिर से आती हूँ और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का जो अमल है पर भी आपकी राय लूंगी। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है नसीरुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। नसीरुल्लाह खान साहब, आप मौजूद हैं सर हमारे साथ? नहीं, आई थिंक हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। खालिद खोकर साहब, सर ये जो मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही थी, मैंने जितना इसको देखा, पढ़ा, समझा है अभी तक, टेक्नोलॉजिकली तो बहुत एडवांसमेंट हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे पहुंचेगी, कैसे एक छोटे किसान तक, एक आम किसान तक, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जो लोग काश्तकारी कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन को उन तक लेकर जाना, उन्हें उससे मानूस करना, इंट्रोड्यूस करना, ये एक बहुत मुश्किल टास्क नहीं होगा सर? देखिए जी, मैं आपको पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत को पता चल चुका है इस वक्त कि हम ज़राअत के बगैर अपनी मईशत को बेहतर नहीं कर सकते। हम ज़राअत को बेहतर करेंगे तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन और अमान बेहतर होगा। इस वक्त जो मुझे विल रियासत में नजर आ रही है, अस्सी इदारों में नजर आ रही है, जो हुकूमत में नजर आ रही है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसकी वजह यह है कि आप कब तक कशकोल लेके फिरेंगे IMF के पास, कब तक इस कौम को हम जलील करेंगे? आप यकीन कर लें कि मैं तो खराज तहसील पेश करता हूं अपने एसपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि जो उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया, मैं यकीन से कह सकता हूं कि 3 साल के अंदर अंदर हम इंपोर्ट करना छोड़ देंगे, बल्कि हम एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएंगे। हमारे पास तो 15 से 18 मिलियन एकड़ जमीन पड़ी है जो आबाद हो सकती है। अगर ये जो एतमाद होगा, खुसूसन
जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, उससे लोगों का इत्मीनान बहाल होगा। बाहर का इन्वेस्टर आएगा, लोकल इन्वेस्टर आएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पे आएगा, वो जमीनों को आबाद करेंगे, जमीनों को लेजर लेवल करेंगे, उसके बाद वहां पे एक कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, अपनी पर एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी, बड़ा इन्वेस्टर आएगा, ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जदीद मशीन लेके आएगा, जदीद टेक्नोलॉजी लेके आएगा, अच्छा बीज लेके आएगा। अच्छा सर, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा सा, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग में इसमें इजाफा हो कि वेस्टलैंड, अभी मैंने देखा कि जितनी बड़ी वेस्टलैंड हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है जो कि इस्तेमाल ही नहीं हो रही, वो कल्टिवेबल है, उसको भी एक तो इनकॉर्पोरेट करने का मंसूबा है कि उसको शामिल किया जाए और उससे फायदा लिया जाए। सवाल ये करना चाह रही हूँ कि जो एग्जिस्टिंग किसान है, जो ऑलरेडी काश्तकारी कर रहे हैं, क्या वो भी इसके एम्बिट में फॉल करेंगे, वो भी इससे इस्तेफादा कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। जब रकबे आबाद होंगे तो उसमें किसान भी रकबा ले सकता है, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी ले सकता है, उसमें कोई फार्मर भी सके, कोई कंपनी आकर रकबा ले सकती है। लेकिन हमारे पास तो रकबा इतना ज्यादा है कि हम सब लोगों को शामिल करना है, तब भी जो पूरे रकबे को हम आबाद नहीं कर सकते। अगर सिर्फ एक बलूचिस्तान पे तवज्जो दे दें, अकेले बलूचिस्तान पे, हम पूरे पाकिस्तान को खिला सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को खिला सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। मैदानी इलाका हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, समंदर हमारे पास है, जंगलात हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है। अगर नहीं थी तो एक विल नहीं थी हमें, अब मुझे वो विल नजर आ रही है, इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से जितना स्पीड अप ये काम किया गया है, क्योंकि मैं वो सबसे पहला शख्स था जिसने जाके ये सिस्टम सबसे पहले देखा है, मैं खुद गया था वहां पर देखने के लिए, और देखने के बाद मैं उस खुशी का, अपने जज्बात का लफ्जों में हदायत नहीं बता सकता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल काश्तकार हूँ। मुझे एक चीज नजर आ गई कि मेरे पाकिस्तान की मैशत ठीक हो रही है। देखिए ना, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो काश्तकार है ना, हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हमारा जीना। अच्छा सर, मेरे पास वक्त बहुत महदूद है, मुझे ब्रीफली एक कमेंट आपसे लेना है। जो मैंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा और समझा और इसमें देखा आखिर में कि ये कॉन्सेप्ट है फार्म्स ऑन पाम को लेकर आने का, यानी कि आप डिजिटाइज हो गए, सारा कुछ वैसे भी इस मोबाइल के अंदर आ गया है, इसको भी वहीं पर लेके आने की बात है। ये कोई एप्लीकेशन है सर, वेबसाइट है, इसको कैसे कोई रीच कर सकता है, कैसे लोग एक्सेस कर सकते हैं? हम एजुकेट भी करना चाह रहे हैं लोगों को। इसमें हर फार्मर अपने आप को शामिल कर सकेगा, हर काश्तकार, ठीक है, वो अपने घर में बैठ के अपनी पेस्ट कोटिंग कर सकेगा, अपने जमीन का एनालिसिस करवा सकेगा, ड्रोन के जरिए चेक करवा सकेगा। यानी कि इसमें वो तमाम सिस्टम मौजूद है जो इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में जो जदीद टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि आप जहाँ पे ये लैंड मैनेजमेंट बनाया गया है, वहां बैठ के पूरे पाकिस्तान की जमीन अगर देख सके, पूरे पाकिस्तान की फसल देख सके, एक एक पौधे को देख सके, एक एक पौधे के एक एक पत्ते को देख सकें कि उस पर पेस्ट क्या आया हुआ है, क्या स्प्रे करना है उसके लिए, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो कोई नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग मजीद बात करेंगे। हमारा फोकस होगा कि इस इशू के ऊपर हम लोगों को एजुकेट करें, हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह अभी खोकर साहब भी कह रहे थे कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए। आप सिर्फ इस वेबसाइट पर जाके, इस एप्लीकेशन पर जाके अपना इलाका डाल के, अपनी ज़मीन का अगर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट डाल दें तो ये एप्लीकेशन आपको यहाँ तक बताएगी कि आपकी ज़मीन के ऊपर कौन सा क्रॉप लग सकता है, वो कितना प्रॉफिटेबल है, इस साल कितनी यील्ड किस क्रॉप की आपको मिल सकती है, कौन सा इलाका आपकी जमीन का ऐसा जिसमें ज्यादा खाद की जरूरत है, कौन सा एरिया आपकी जमीन का जिसमें कम खाद की जरूरत है। अच्छा, जब आप काश्त कर चुकते हैं और आपकी फील्ड खड़ी होती है, उस केस में भी अगर आप जाके इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी तमाम डिटेल्स डालें तो आपको ये तक आइडेंटिफाई करके देंगे कि कौन सी फील्ड के हिस्से में पेस्टिसाइड की जरूरत है, कौन सी फील्ड के हिस्से में पानी की मजीद जरूरत है। तो अगर आप 40 एकड़ मिसाल के तौर पर काश्त कर रहे हैं तो आपको हर दफा 40 एकड़ पर पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, हर दफा 40 एकड़ पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर प्रोग्राम्स हम इस इशू के ऊपर आपको साथ साथ एजुकेट करें, क्योंकि ये डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक और ग्रीन रेवोल्यूशन का आगाज है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर इसका एक भरपूर हिस्सा हो। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।